Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and here in this video we are going to discuss the assignment question with regard to your IGNOU MA Sociology second year. फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड यहाँ पे हम बात करेंगे आपके सेकंड असाइनमेंट के क्वेश्चंस के, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को यहाँ असाइनमेंट के क्वेश्चंस को लेके कंफ्यूजन हो रहा था. इफ यू विल से आई विल मेक द वीडियो विद रिगार्ड टू द सॉल्यूशन आल्सो. अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो उस बेसिस पे मैं सॉल्यूशंस की वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी. सो देखिए असाइनमेंट के क्वेश्चंस किन किन स्टूडेंट के लिए हैं. तो अगर आपने लास्ट जुलाई 2024 में एडमिशन लिया था तो आपको इस साल जून 2025 में आपका फर्स्ट मतलब पूरा एक साल कंप्लीट होगा और आप एग्जाम देंगे, या फिर अभी आपने इस सेशन में जनवरी 2025 में एडमिशन लिया है तो अब आप जाके जो आपके ईयरली एग्जाम होंगे सेकेंड ईयर के, अगर आपने यहाँ रजिस्टर कराया है तो आपको दिसंबर 2025 में अपने एग्जाम देने होंगे. इन दोनों ही केसेस के लिए, इन दोनों ही सिनारियो के लिए असाइनमेंट के क्वेश्चन सेम रहते हैं. ईयर में एक बार आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन रिलीज होते हैं जो दोनों साइकिल के लिए सेम रहते हैं, वो आपके क्वेश्चन चेंज नहीं होते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन लिस्ट. अब यहाँ जो अगर आपने जुलाई में आपने एडमिशन लिया था, जून में आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो जो असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है वो रहेगी आपकी 31 मार्च लास्ट तक, मतलब आपको सबमिट करना है. तो आप लोगों के पास तो टाइम बहुत ही कम यहाँ पे बचा हुआ है. तो आई होप काफी स्टूडेंट अब तक सबमिट कर चुके होंगे. जिन्होंने नहीं करे हैं वो लोग फटाफट से इसको सबमिट कर देंगे. एंड जिनको दिसंबर में एग्जाम देने हैं, यानी जिन्होंने अभी जस्ट एडमिशन लिया है, दिसंबर में आपके ईयरली एग्जाम रहेंगे, तो आपकी जो डेट होती है वो हो जाती है लास्ट 30 सितंबर. सो यू गाइज हैव द टाइम, बट क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पे सेम रहने वाले हैं. अब देखिए अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ईयर में टोटल सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास MSOE 01, MSOE 02, राइट, 01, 02, 03, 04, MPS 3 एंड MPS 16. अब इसमें से आप लोगों ने कोई से भी 4 सब्जेक्ट चूज करे होंगे. दैट डिपेंड, आपको पता होगा आपने कौन से 4 सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे चूज करे हैं. तो जो 4 सब्जेक्ट आपने चूज करे हैं आपको उन्हीं 4 का असाइनमेंट बनाना है. ये 6 के 6 का असाइनमेंट आपको नहीं बनाना है. जो 4 सब्जेक्ट आपने अपने फॉर्म में ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन सेकंड ईयर के फिल करे हैं, आपको उसी का असाइनमेंट बनाना है. सो यहाँ पे तो 6 के 6 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे, राइट. आपको पता चल गया कौन से सेशन की है, जुलाई 24, जनवरी 25. यहाँ आपके सारे सब्जेक्ट के नाम है. देखा आपका जो फर्स्ट है MSOE 1 सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, 2 डायस्पोरा को लेके है, थर्ड है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, फोर्थ इज अर्बन सोशियोलॉजी, फिफ्थ इज इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट एंड देन डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस. सो दिस इज द सब्जेक्ट लिस्ट दैट वी हैव. आपने जो चूज करें आप उसके अकॉर्डिंग असाइनमेंट बनाएंगे. वही 4 बनाने हैं, सारे नहीं बनाने हैं. लास्ट डेट 31 मार्च और 30 सितंबर रहने वाली है. क्वेश्चन विल रिमेन सेम फॉर बोथ द साइकिल, दोनों साइकिल के लिए सेम रहने वाले हैं. मैं एक बार आपको क्वेश्चन बता देती हूँ. MSOE 01 सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है. यहाँ पे देखिए बिल्कुल जैसे पेपर आता है उसी की तरह आपको यहाँ पे असाइनमेंट भी बनाना है. टोटल 5 ही क्वेश्चन करने हैं आपको. 2 सेक्शन है तो दो क्वेश्चन हर सेक्शन में से लेने हैं. ये हो गए 4 + 1 आप कोई से भी सेक्शन में से ले सकते हो. मतलब किसी एक सेक्शन में से आप 3 क्वेश्चन करेंगे और किसी एक में से 2 करेंगे. सो दैट्स हाउ टोटल विल रिमेन 5 क्वेश्चन. 20 मार्क्स के हिसाब से आपको जो वर्ड लिमिट कवर करनी होती है वो करनी होती है 500 वर्ड्स ईच. अगर मैं पेजेस की बात करूँ तो 4 to 5 पेजेस आपके लगते हैं 500 वर्ड्स लिमिट को अटेन करने में, राइट. इतनी वर्ड लिमिट आपको लिखनी ही है. और ये आप मास्टर का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको फाइनल एग्जाम में भी यही चीज करनी है. तो प्रैक्टिस अभी से आपकी होनी चाहिए. अगर फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूँ तो कंपेयर द फंक्शनलिस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इन कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. देखिए जब भी सोशियोलॉजी की स्टडी की जाती है तो सोशियोलॉजी के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं स्टडी करने के. इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फंक्शनलिस्ट. तो यहाँ पे आपको इन अप्रोचेस को, इन थ्योरीज को लिंक करना है एजुकेशन से. और उसने लिखा नहीं है लेकिन इन पर्टिकुलर थ्योरीज में कौन कौन से थिंकर फॉल कर रहे हैं, कौन से वेस्टर्न थिंकर हैं, कौन से इंडियन थिंकर हैं, आप उनके व्यू पॉइंट और उनका नाम भी यहाँ पे यूज कर सकते हो. जरूरी नहीं है हर बार हर क्वेश्चन में थिंकर्स के नाम दिए ही हों. कई बार जहाँ रिक्वायर्ड होता है, आप लोग क्योंकि पहले से पढ़ के जाते हो चीजें, वहां पे आपको उनका नाम और एग्जाम्पल कोट करना होता है. अगला क्वेश्चन सीधा थिंकर से रिलेटेड है. जॉन डीज के एजुकेशन को लेकर व्यू बताने हैं. देखिए पूरी बुक में अगर हम देखें MSOE 1 में तो एक यूनिट पूरी वेस्टर्न थिंकर को लेके है. वहां पे बहुत सारे वेस्टर्न थिंकर एजुकेशन को लेके क्या क्या व्यू पॉइंट रखते हैं, उनकी क्या क्या थ्योरीज, क्या क्या कंसेप्ट है वो बताया गया है. फिर इंडियन थिंकर भी है यहाँ पे, राइट. तो ये तो आपको पढ़ना ही है क्योंकि वी नेवर नो कि एग्जाम में कौन सा थिंकर और क्या कंसेप्ट उसका पूछ ले. थोड़ा सा ये पार्ट हमें अच्छे से करके प्रिपेयर करके जाना होता है. पेड क्लासेस में ऑलरेडी चीजें मैंने कवर कराई हुई है. यूट्यूब पे भी काफी सारा कंटेंट है. तो इफ यू वांट टू फॉलो द फ्री कंटेंट आप यूट्यूब पे देख लीजिए. बाकी अगर आपको चाहिए तो आप लोग ऐप पे विजिट कर सकते हैं. और प्रॉपर अगर सोल्यूशन चाहिए असाइनमेंट का एक पर्टिकुलर जगह पे कि हमें एक जगह सोल्यूशन मिल जाए, वहां पे ढूंढना ना पड़े पेड क्लासेस और इधर उधर, तो यू कैन लेट मी नो. आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द सोल्यूशन फॉर दैट.
एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन द कंट्रोल ऑफ मासेस, किस तरीके से एजुकेशन मासेस को कंट्रोल करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे वो चीज बताना है, रिलेवेंस एक तरीके से इसका बताना है किस किस तरीके से वो कंट्रोल कर सकती है। फिर इवान इलिच का पर्सपेक्टिव आ गया, अगेन एक और थिंकर का क्वेश्चन, रोल ऑफ एजुकेशन को लेके डी स्कूलिंग सोसाइटी का एक कंसेप्ट देते हैं इवान इलिच, तो इवान इलिच का कंसेप्ट ऑफ डी स्कूलिंग सोसाइटी बताना है और उनके रोल ऑफ एजुकेशन को एक्सप्लेन करना है। फिर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर सोशल चेंज एंड मोबिलिटी, मतलब एजुकेशन में प्रॉपर डेमोक्रेसी आना। तो डेमोक्राट सबसे पहले आपको बताना है एजुकेशन में डेमोक्रेसी के मतलब से आप समझते क्या हो। डेमोक्रेसी तो हमें पता है, रूलिंग टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, बट एजुकेशन में डेमोक्रेटाइजेशन का क्या मतलब है और किस तरीके से वो प्रमोट करता है, किस तरीके से वो इम्पोर्टेंट है समाज में बदलाव लाने के लिए और सोशल मोबिलिटी लाने के लिए, मतलब सोशल मूवमेंट के लिए। लाइक किस तरीके से अपग्रेड करता है वो लोअर कास्ट के लोगों की लाइफ को, उनकी अपलिफ्टमेंट को। डन। सेक्शन सेकंड आ गया, एजुकेशन क्या रोल प्ले करती है नेशन बिल्डिंग के लिए। सो हाउ एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। तो नेशन बिल्डिंग एक्चुअली में क्या है, क्या फैक्टर रहते हैं, फिर एजुकेशन किस तरीके से इसको इनिशिएट करता है। फिर एजुकेशन इज अ टूल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, अगेन रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट है क्या, किस तरीके से हम वुमेन को एम्पावर कर सकते हैं और उसमें एजुकेशन क्या क्या रोल प्ले कर रही है ये देखना है। फिर इज देयर एनी नीड फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन प्रोफेशनल एजुकेशन, तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर का रोल प्रोफेशनल एजुकेशन में हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे नीड है या नहीं, तो कितनी हद तक नीड है, इनके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव रहते हैं, आप दोनों डिस्कस करोगे एंड देन एक कंक्लूजन यहाँ पे आप फ्रेम करोगे। प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट के एजुकेशन सेक्टर में क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इंपैक्ट रहते हैं ये डिस्कस करते हुए आप अपना यहाँ पे कंक्लूजन प्रोवाइड करोगे। फिर नेक्स्ट नॉलेज सोसाइटी से आप क्या समझते हो और एजुकेशन से उसका क्या रिलेशन है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसमें रिलेवेंट कंटेम्प्रेरी एग्जांपल लेके आप बात कर सकते हो कि आज इतना ज्यादा डिजिटलाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो यू कैन कोट दीज काइंड ऑफ एग्जांपल और द कंटेम्प्रेरी इश्यूज इस तरीके के क्वेश्चंस में। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन हर जगह पहुंचनी चाहिए, उसका आपको प्रेजेंट सिनेरियो बताना है। तो प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी देखो प्रेजेंट सिनेरियो पूछ रहा है, किसी चीज के पैटर्न पूछता है, तो ट्राई टू यूज सम सॉर्ट ऑफ डेटा, और डेटा देखो तुक्के से नहीं आता है, प्रिपेयर करके जाओगे पहले से तभी आप कुछ चीज प्रेजेंट कर पाओगे एग्जाम में। बट हाँ, यहाँ असाइनमेंट है आपको, ये तो है नहीं कि बिना देखे लिखना है, तो आप अपना कंटेंट को वेल प्रिपेयर कर सकते हो। तो अगर आप ये अटेम्प्ट करोगे तो ट्राई टू प्रेजेंट सम काइंड ऑफ सम सॉर्ट ऑफ डेटा और द मतलब नंबर फैक्ट्स, यहाँ पे कंसेप्ट को समझाने के साथ साथ फैक्ट यूज करेंगे। तो ये आपका MSOE 01 का असाइनमेंट के क्वेश्चन हो गए, टोटल 5 इसमें से क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट, अगर आप लोगों ने सब्जेक्ट ऑप्ट किया है MSOE 02 यानी डायस्पोरा एंड ट्रांसनेशनल कम्युनिटी, ये थोड़ा सा डायनेमिक सब्जेक्ट हो जाता है, बिकॉज देखिए डायस्पोरा को लेके, डायस्पोरा होते हैं इंडियंस, जो इंडियन के लिए, हमारे लिए डायस्पोरा वो लोग हैं जो इंडियंस बाहर रह रहे हैं, राइट। और ये सिचुएशन सिनेरियो टाइम के साथ चेंज होता रहता है, ये डायनेमिक कंसेप्ट है। जो 10 साल पहले सिचुएशन थी, जो 5 साल पहले सिचुएशन थी, वो अब नहीं है। गवर्नमेंट बदलती है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन बदलती है। अभी देखिए इंडिया के जो पर्सन बाहर थे उनको वापस भेजा जा रहा है ना, उनको वापस इंडिया में भेजा जा रहा है। तो ये चीजें जो है ये चेंज होती है, सिचुएशन होती है, तो थोड़ा सा ना आपका जो इग्नू की बुक्स है वो तो अपडेट होती नहीं है, इग्नू की बुक्स तो स्टैटिक ही रहती हैं। बट हम उस स्टैटिक के बेस पे तो सारे आंसर नहीं कर सकते हैं, तो कुछ चीजें हम स्टैटिक प्रिपेयर करते हैं, बट कुछ चीजें सब्जेक्ट में हमें आज एज पर द करंट सिनेरियो भी एग्जाम में प्रेजेंट करनी होती है, तो थोड़ा अपडेटेड स्टडी सब्जेक्ट के लिए हमें चाहिए होती है। पहला क्वेश्चन सिंपल वही है, देखिए 2 क्वेश्चन एक हर सेक्शन से लेना है, 500 वर्ड 20 नंबर का है। तो पहला यहाँ क्वेश्चन है डिस्पोरा डायस्पोरा के बारे में आपको बताना है, तो डिटेल में कब से स्टार्ट हुआ, कितने नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग देयर, क्या काम करते हैं, ये सारी चीजें। माइग्रेशन पैटर्न ऑफ इंडियन डायस्पोरा टू यूएसए, अभी यूएसए से वापस भी भेजा जा रहा है, तो अब ये तो यहाँ नहीं लिखा होगा ना बुक्स में, तो ये चीज हम कोट कर सकते हैं, रिसेंटली क्यों इंडियन डायस्पोरा जो है वो यूएसए में एक क्रिटिकल सिचुएशन में ये हो रहा है। उसके बाद आप पुराना इनका माइग्रेशन पैटर्न किस किस तरीके से यूएसए में इंडियंस गए हैं, कौन कौन से टाइम पीरियड में गए हैं, फिर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका पूरा बता सकते हो। इंडियन इमिग्रेशन के पैटर्न क्या क्या है वो आप एक्सप्लेन करोगे, क्या क्या पैटर्न रहे हैं उसके। फिर इंडियन इमिग्रेशन का जो कॉलोनियल टाइम पे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट था, कॉलोनियल टाइम से ही यहाँ पे हमें कंसेप्ट ऑफ माइग्रेशन इमिग्रेशन ये सब देखने को मिल रहा है, तो उसका आपको हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बताना है। नेक्स्ट, लिटरेचर यानी कि जो आपकी बुक्स वगैरह लिखी गई हैं वो क्या रोल प्ले करती हैं इंडियन डायस्पोरा को लेके। देखिए बुक्स में भी जिक्र किया जाता है, मूवीज में भी जिक्र किया जाता है, तो ये मूवीज, सिनेमा, इंडियन फिल्म्स वगैरह का क्वेश्चन भी कई बार आता है, यहाँ असाइनमेंट में नहीं दिया है बट एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जाता है कि वो सिनेमा या बुक्स वगैरह लिटरेचर किस तरीके से रोल प्ले करती है, तो यहाँ लिटरेचर को लेके क्वेश्चन है वो आप एक्सप्लेन करोगे। कुछ राइटर्स, कुछ बुक्स के नाम वेरी ऑब्वियसली हमें इसमें यूज करने पड़ेंगे। इंडिया की स्टेट पॉलिसी क्या है एनआरआई को लेके वो हमें बताना है।
वर्चुअल कम्युनिटी से आप क्या समझते हो, लेकिन सिर्फ मीनिंग बता के काम नहीं चलेगा, 20 मार्कर क्वेश्चन है, सो यू नीड टू प्रेजेंट दिस आंसर इन 500 वर्ड, राइट। फिर इंडियन डायस्पोरा के बीच में कल्चरल लिंकेजेस, मतलब जो इंडियन बाहर रह रहे हैं, हाउ दे आर लिंक विद इंडिया, इंडिया के कल्चर से वो किस तरीके से लिंक रखते हैं, तो वो लिंकेजेस हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। लाइक दे आर सेलिब्रेटिंग देयर फेस्टिवल ओवर देयर, बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं जो आज की डेट में बाहर सेलिब्रेट किए जा रहे हैं जो इंडियन फेस्टिवल है, तो मतलब आंसर को एक्सप्लेन करते हुए हमें कल्चर में सारी चीजें, इन कल्चर इज नॉट ओनली अबाउट फेस्टिवल, इट इज अ वे ऑफ ईटिंग, वे ऑफ स्पीकिंग, लैंग्वेज की बात की जाए, आप क्या खा रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, मतलब लैंग्वेज इसी में आ गया, तो ऐसी बहुत सारी चीजें मिलकर कल्चर बनाती हैं, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। सो दिस इज योर सेकंड सब्जेक्ट। थर्ड सब्जेक्ट की हम बात करें तो ये है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। अगेन दो सेक्शन, एक क्वेश्चन से एक सेक्शन से दो क्वेश्चन लेने हैं, और एक थर्ड आप जहां से भी आप कंफर्टेबल हो, आपको आता होगा वो आप पिक करेंगे। 500 वर्ड लिमिट रहेगी। रिलीजन को लेके मार्क्सियन कंसेप्ट, अगेन थिंकर रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मार्क्स जो है वो रिलीजन के बारे में क्या कहते हैं, उनका वर्क जो है रिलीजन को लेके क्या है, क्या बुक्स उन्होंने काम करी है, क्या कंसेप्ट उन्होंने रिलीजन को लेके दिया है, क्या थ्योरीज उनकी थी जिसपे वो वर्क कर रहे थे, ये सारी चीजें। फिर टोटेमिज्म के कंसेप्ट को बताना है कि टोटेमिज्म कैसे एक एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन है, टोटेम होते क्या है, इसको लेके कौन कौन से थिंकर्स ने काम किया है, कौन से वो इनिशियल थिंकर्स हैं जो इसके लिए काम करते हैं। थिंकर का नाम नहीं दिया, बट थिंकर के नाम से भी, तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आप यहाँ पे थिंकर्स के बारे में बता के चलोगे, कौन वो इनिशियल थिंकर है जिन्होंने इस कंसेप्ट में कंट्रीब्यूट किया है। फिर ओका क्या है, इसको एग्जांपल से डिस्कस करना है। ओका ट्राइब, किसने इसके बारे में स्टडी की थी, देखो अभी यहाँ पे थिंकर का नाम नहीं दिया, अभी मैं कह रही हूँ, बट कई बार सीधा सीधा थिंकर के नाम से क्वेश्चन दे देता है ओका ट्राइब की स्टडी को लेके। तो आप अगर आप डिटेल में पढ़ते हो, अगर आपने यूट्यूब या मेरी पेड क्लासेस में एनरोल हो, और यूट्यूब पे भी ये टॉपिक कवर है पेड क्लासेस, तो आपको पता होगा ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें किस तरीके से इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, राइट। फिर टीएन मदान का व्यू बताना है, नॉन रिलेंसिएशन को लेके वो क्या व्यू देते हैं वो एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा ये सारे क्वेश्चन नहीं करने, ये आपको पता होना चाहिए ना, कोई टोटल 5 ही क्वेश्चन करने हैं असाइनमेंट में भी। फिर फिनोमिनोलॉजी का मतलब बताइए, फिनोमिनोलॉजी ऑफ रिलीजन क्या होता है, जिसमें आपको पीटर जो है, पीटर बर्जर का हमें अप्रोच लेना है। तो पीटर बर्जर फिनोमिनोलॉजी के बारे में क्या बोलते हैं, ये सीधा सीधा थिंकर रिलेटेड क्वेश्चन है, कंसेप्ट को समझाते हुए थिंकर्स का व्यू पॉइंट हमें यहाँ प्रेजेंट करना है। फिर थ्योरीज ऑफ सेक्युलरिज्म क्या है, देखिए सेक्युलरिज्म होता क्या है, सेक्युलरिज्म जो है वो वेस्ट के और इंडियन कंटेक्स्ट में अलग अलग है, इसका मीनिंग जो है वो वेस्ट में वेस्टर्न एस्पेक्ट से अलग है, इंडियन एस्पेक्ट से अलग है, तो वो यही कह रहा है, लेकिन आपको इसको थ्योरीज ऑफ सेक्युलरिज्म इंडियन एक्सपीरियंस से बतानी है, नॉट फ्रॉम द वेस्टर्न एक्सपीरियंस। क्वेश्चन पढ़ते ही खुशी खुशी आंसर लिखना नहीं चालू कर देना होता है हमें एक्साइटमेंट में, हमें पढ़ना है कि हमें इंडियन कंटेक्स्ट में उसको एक्सप्लेन करना है। फिर सीधा सीधा क्वेश्चन यूट्यूब पे भी मैंने मल्टीपल टाइम इसको समझाया हुआ है, क्लिफर्ड गेट्स की अप्रोच अंडरस्टैंडिंग रिलीजन, ये क्या रिलीजन के बारे में बोलते हैं। फिर लेवी स्ट्रॉस टोटेम, देखिए थिंकर से रिलेटेड सीधा आ गया ना, आपके असाइनमेंट में ही दो दो क्वेश्चन टोटेमिज्म के रिगार्डिंग आ गए, एक जनरल टोटेमिज्म पूछा, यहाँ पे सीधा लेवी स्ट्रॉस का टोटेमिज्म को लेके कंसेप्ट पूछ लिया, तो ये एमएसओई 3 कंप्लीट हुआ, राइट, एमएसओई 03। अगला सब्जेक्ट देखते हैं, इफ यू ऑप्ट फॉर एमएसओई 04 जो कि है अर्बन सोशियोलॉजी, तो यहाँ आपको असाइनमेंट में क्या क्या क्वेश्चन प्रेजेंट करने होंगे, पैटर्न वही है, दो क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, 20 नंबर, 500 वर्ड। तो पहला क्वेश्चन है बेसिक जनरल सब्जेक्ट से रिलेटेड, अर्बन सोशियोलॉजी क्या है और किस तरीके से इसका इवोल्यूशन हुआ, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताओ कि किस तरीके से आप सोशियोलॉजी, ये अर्बन सोशियोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट डेवलप हुआ जिसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो इसका बैकग्राउंड क्या रहा है। आपको फीचर्स ऑफ सिटी बताने हैं विद रेफरेंस टू E.W. बर्गस थ्योरी ऑफ कंसेंट्रिक जोन, मतलब कंसेंट्रिक जोन मॉडल एक तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फिर इकोलॉजिकल पार्क थ्योरी बतानी है और उसके कंट्रीब्यूशन अर्बन सोशियोलॉजी में क्या रहा, देखिए अर्बन सोशियोलॉजी को स्टडी करने की बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज हैं, राइट, जैसे यहाँ थ्योरीज एंड मॉडल्स हैं, इकोलॉजिकल पार्क थ्योरी उसने पूछ लिया, अलग अलग मॉडल्स भी हैं, सीबीडी मॉडल है, कंसेंट्रिक जोन मॉडल है, तो ये सारे जब आप डिटेल में अगर आप लोग पढ़ चुके हो या आपने वीडियोस भी देखी है, आप अपने आप से भी पढ़ रहे हो, तो आपने पढ़ लिए होंगे, और नहीं पढ़े तो एग्जाम तक आपको ये पढ़ने ही पड़ेंगे, तो यहाँ पे तो आप वाइजली अपना चूज करके असाइनमेंट में आंसर लिखेंगे। देन टोटल टाइप ऑफ सिटीज कितनी है, सबके एग्जाम्पल देने हैं डिटेल में, तो किस किस बेसिस पे आप सिटीज को डिवाइड करते हो, कि सिटीज के टाइप क्या है, उनका मीनिंग डिटेल में एक्सप्लेन करना है, और एग्जाम्पल में सिर्फ नाम नहीं लिखना है, एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ देम विद डिटेल, मतलब जितनी भी आप टाइप ऑफ सिटी बता रहे हो उसमें से किसी एक टाइप का डिटेल में एग्जाम्पल दो, जैसे इंडस्ट्रियल सिटी कह रहे हो, कमर्शियल सिटीज कह रहे हो, तो या फिर टूरिज्म से रिलेटेड सिटीज कह रहे हो, तो उनको डिटेल में हमें एक्सप्लेन करके बताइए उस सिटी के बारे में। फिर न्यू अर्बन सोशियोलॉजी से आप क्या समझते हैं, इसके पायनियर्स को, मतलब इसके इनिशियल लोग कौन है जिन्होंने ये कंसेप्ट डेवलप किया या इस पर्टिकुलर टर्म पे वर्क किया, इस कंसेप्ट पे वर्क किया, तो कुछ थिंकर्स के नाम यहाँ पे आएंगे जिनको आपको एक्सप्लेन करना है। सेक्शन
सेकंड जो है वो क्या कहता है कि इट इज ट्रू दैट न्यूक्लियर फैमिली आर फाउंड इन अर्बन एरिया वाइल जॉइंट फैमिली आर फाउंड इन रूरल एरियाज। डिस्कस करना है कि रूरल एरियाज में हमें कैसी फैमिलीज मिलती हैं जॉइंट फैमिली, और अर्बन एरियाज में न्यूक्लियर फैमिली। तो व्हाई इट इज सो, व्हाट इज द फैमिली पैटर्न इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, क्या कारण है उसका, ये सब आपको यहाँ देखना है। फिर अर्बन ग्रोथ के पैटर्न बताने हैं इंडिया में विद एग्जांपल कि किस तरीके से अर्बन ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। मैंने बोला था अभी पैटर्न वर्ड आ जाए तो थोड़ा सा डेटा फैक्ट फिगर यूज कर लो। जब भी पैटर्न वर्ड आ जाए तो डेटा फैक्ट एंड फिगर यूज करना सही रहता है। फिर अर्बन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर को कंपेयर एंड कंट्रास्ट। कंपेयर करना मतलब उसमें क्या क्या सिमिलर चीजें होती हैं वो बताना। फिर कंट्रास्ट करना मतलब उनमें क्या क्या डिससिमिलैरिटीज है वो बताना। तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट में दोनों चीजें आपको डिस्कस करनी है, हाउ दे आर रिलेटेड एंड हाउ दे आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर। अर्बन प्लानिंग से आप क्या समझते हैं और इसकी जरूरत क्या है, मतलब क्यों ये इंपॉर्टेंट है, कैसे ये हेल्प करती है सिटीज की ग्रोथ के लिए। एग्जाम में भी मल्टीपल में से क्वेश्चन आता है। फिर मीडिया क्या रोल प्ले करती है ग्रोथ एंड गवर्नेंस ऑफ सिटीज। मीडिया दैट इज कंसीडर्ड एज फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, वो किस तरीके से सिटीज की ग्रोथ एंड गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये है आपके एमएसओई 04 के असाइनमेंट के क्वेश्चन, जिसमें से आपको इन टोटल 5 ही क्वेश्चन करने हैं, राइट। बट असाइनमेंट के क्वेश्चन से थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हो तो आपके टॉपिक ही प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर आता है एमपीएस 3, दैट इज डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट का टॉपिक। अगर आपने ऑप्ट करा है इस सब्जेक्ट को तो अगेन वही हर सेक्शन से 2 लेने हैं। 500 वर्ड्स, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। ये 5 है, इनमें से कोई 2 तो मिनिमम लेने ही है। 2 आपको सेक्शन सेकंड से लेने होंगे और फिफ्थ क्वेश्चन आप कहीं से भी चूज कर सकते हो, या तो सेक्शन 1 या सेक्शन 2 में से। यहाँ पे क्वेश्चन है डेवलपमेंट के बारे में बताइए, और डेवलपमेंट डेमोक्रेसी से किस तरीके से लिंक है। हाउ डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट टू डेमोक्रेसी, या डेमोक्रेसी की वजह से डेवलपमेंट किस तरीके से आता है। फिर फेडरल सिस्टम क्या होता है, फेडरल मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, तो इंडिया में ये किस तरीके से वर्क करता है। तो जब भी आप फेडरल स्ट्रक्चर बताओगे तो इंडिया में एग्जाम्पल बताओगे कि हमारे डिवीजन ऑफ पावर किस किस तरीके से, सेंटर स्टेट है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियरी है, तो एग्जाम्पल लोगे। और अगर पॉसिबल है, अगर आपने प्रिपेयर किए हुए हैं तो कुछ आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो फेडरलिज्म की बात करते हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। बहुत सारे अलग अलग लॉज भी हमारे यहाँ लाए जाते हैं जो फेडरलिज्म की बात करते हैं। लाइक अगर हम बात करें जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके, तो वो भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन को चेंज करके हम लोगों ने नीति आयोग स्टैब्लिश किया, वो भी जो प्लानिंग कमीशन उतना ज्यादा फेडरल स्ट्रक्चर पे बेस नहीं था, फेडरलिज्म की बात नहीं करता था, ये स्टेट को ज्यादा पावर देने की बात करता है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिर एलपीजी बताना है, लिबरलाइजेशन पॉलिसी 1991 में जो इकोनॉमी में रिफॉर्म आया एलपीजी, उनको एक्सप्लेन करना है। एलैबोरेट द पीजेंट मूवमेंट, जो किसानों को लेके यहाँ पे मूवमेंट हुए हैं, आप उसको ओल्ड न्यू दोनों टाइप के जो मूवमेंट है उस मूवमेंट आपको डिस्कस भी करने हैं, उनके नाम लिखने हैं, बैकग्राउंड लिखना है उनका, ये सारी चीजें। इनमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है इन दोनों पे, दैट इज तेलंगाना पीजेंट रिबेलियन, सीधा एक दे दिया अब यहाँ पे आपको नाम, एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या होता है। तो ये 10-10 मार्क्स के हैं जिसको आपको 250 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। देन आता है, कोई भी 2 ही करने हैं आपको, 2 कंपल्सरी है, तीसरा चाहो तो ऊपर से ही ले सकते हो, दैट इज अप टू यू। फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का आपको बिहेवियरलिस्टिक कंसेप्ट पे बात करनी है, रीजनलिज्म पे बात करनी है। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में देखिए ये सब्जेक्ट जो है इसमें रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, इस तरीके के टॉपिक जो है वो यहाँ पे इंक्लूडेड है सिलेबस में, तो रीजनलिज्म को लेके क्वेश्चन है। बेसिक मिनिमम नीड अप्रोच क्या होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की, बेसिक सा क्वेश्चन दिया उसने यहाँ पे। ह्यूमन डेवलपमेंट की आपकी टोटल 4 अप्रोच होती है, उसने मिनिमम नीड अप्रोच पूछी है, तो आपको बताना है ये मिनिमम नीड दी किसने है अप्रोच, इसके मिनिमम नीड जिस ने भी अप्रोच दी है तो कितनी मिनिमम नीड की बात की है, किस तरीके से इम्पैक्ट डालती है, क्या ये रोल प्ले करती है ह्यूमन डेवलपमेंट में। क्योंकि आपको 20 मार्क करके लिखना है तो आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। जनरली अप्रोचेस पूछता तो हम चारों बताते 20 नंबर में, लेकिन अब हमें सिर्फ इसी अप्रोच पर फोकस करके इसको डिटेल में बताना पड़ेगा। ओवर अर्बनाइजेशन होता क्या है, सिंपल सी बात है, नाम से समझ में आ रहा है, जब ज्यादा लोग रहने लग जाते हैं अर्बन एरिया पे बर्डन बढ़ जाता है, उसके साथ प्रॉब्लम एसोसिएटेड भी होती है। क्यों होता है ये, पहले तो कारण पूछा उसने, व्हाई इट हैपन, माइग्रेशन वगैरह की वजह से लोग काम के लिए आते हैं, हेल्थ के लिए आते हैं, इंफ्रा के लिए आते हैं, अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए आते हैं, और फिर आप बताओगे इसका प्रभाव इम्पैक्ट भी क्या पड़ता है। दैट्स हाउ यूल कंक्लूड दिस आंसर। फिर 250 वर्ड में शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं, 10-10 मार्कर, इंटरनल माइग्रेशन क्या है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट यहाँ पे क्या है। टोटल 5 क्वेश्चन आपको इस 10 में से करने हैं। अगला सब्जेक्ट आता है हमारा एमपीए 16, डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस। तो अगर आपने इस सब्जेक्ट को चूज करा है, ऑप्ट करा है, तो यहाँ पे आपके पास क्या क्वेश्चन हो जाएंगे, वही सेक्शन 1 एंड 2 है, टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, 500 वर्ड्स, 20 मार्कर। तो पहला है डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट होता क्या है। अभी मैं डिटेल में आंसर्स तो नहीं समझा रही हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन ही बता रही हूँ आप लोगों को। बट डिसेंट्रलाइजेशन डेवलपमेंट पे बात करनी है, तो सब्जेक्ट ही डिसेंट्रलाइजेशन है, तो सबसे पहले आपको इस डिसेंट्रलाइज वर्ड का मतलब बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये मल्टीपल टाइम ये आपके सब्जेक्ट में है तो क्वेश्चंस में भी यूज होगा।
एम्पावरमेंट का मतलब क्या है और किस तरीके से एम्पावरमेंट को अचीव करने में हमें इश्यूज क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। वुमेन एम्पावर नहीं बोला है, एम्पावरमेंट जनरल लेवल पे बात की गई है, बीट वुमेन, बीट बैकवर्ड क्लास, बीट मार्जिनलाइज ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, सबकी बात की गई है। डिसेंट्रलाइजेशन के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोनेंट्स क्या हैं और हम उनको कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे उन्हें और ज्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं जिससे उनका रिजल्ट पॉजिटिव आए। फिर पार्टनरशिप अमंग लोकल अथॉरिटीज, जो आपकी लोकल अथॉरिटीज है, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, राइट, और जो स्पेशल एजेंसीज रहती हैं उनके बीच में क्या पार्टनरशिप है हेल्थ सेक्टर को लेके, हाउ दे आर वर्किंग टुवर्ड्स द हेल्थ सेक्टर। सिर्फ हेल्थ सेक्टर को लेके बात की गई है यहाँ पे। क्वेश्चन मल्टीपल जब एग्जाम में आता है तो मल्टीपल तरीके से आता है कि इनमें फंड शेयरिंग, फाइनेंस शेयरिंग किस तरीके से होती है, फंड कैसे अरेंज करते हैं, लेकिन यहाँ उसने पूछा हेल्थ सेक्टर को लेके किस तरीके से कोलैबोरेट करके काम करते हैं। फिर व्हाट आर द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स इन डेवलपमेंट प्लानिंग, डेवलपमेंट प्लानिंग की अलग अलग क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से वो प्लानिंग इनिशिएट कर सकते हो। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किस तरीके से इंडिया में हमें देखने को मिला और इसके इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे कि पंचायत म्यूनिसिपैलिटी वाला पार्ट आप लिख सकते हो। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको इनिशिएट करने की बात की गई। कैपेसिटी बिल्डिंग पे आपको बात बताना समझाना है, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होता है, इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना और कैसे जो है आप कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की। यहाँ पे सीधा आपसे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में पूछ लिया है। 73rd इज विद रिगार्ड टू पंचायत, 74th इज विद रिगार्ड टू म्यूनिसिपैलिटी। दोनों ही अमेंडमेंट 1992 में आए थे, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया था, जो बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और ग्रास रूट लेवल तक डेमोक्रेसी पहुंचाने की। तो यहाँ पे पूरा आपको 74th अमेंडमेंट एक्ट डिटेल में बताना है, इसका बैकग्राउंड क्या रहा, क्या इसके प्रोविजंस रहे। फिर स्ट्रक्चर, पावर एंड फंक्शंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, क्या क्या कंपोजिशन है, लोकल गवर्नमेंट किस तरीके से बटी है, इसकी क्या पावर होती है, क्या क्या काम इसे करने होते हैं। नहीं, शॉर्ट नोट बताना है 10-10 नंबर का, 250 वर्ड का। मोडालिटीज ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन, ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और किस तरीके से गवर्नेंस को प्रमोट करता है। सो यहाँ पे हमने टोटल 6 के 6 सब्जेक्ट डिस्कस कर लिया। 6 के 6 आपको नहीं बनाने हैं, अगेन बोल रही हूँ, 4 सब्जेक्ट के बनाने हैं। वो सब्जेक्ट कौन से हैं आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा, आपने जो अपनी सेकंड ईयर के रजिस्ट्रेशन में सब्जेक्ट फिल करे हैं वो सब्जेक्ट पे आपको यहाँ असाइनमेंट बनाने होंगे। सो प्रिपेयर और असाइनमेंट जिनको सितंबर में बनाने हैं, दे स्टिल हैव द टाइम, आप आराम से बना सकते हैं, अभी कोई जल्दी नहीं है। और जिनको अभी मार्च लास्ट डेट है, आई होप उन्होंने बना लिए होंगे, और नहीं बनाए हैं तो प्लीज फटाफट से आप लोग अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कीजिए, सो दैट कोई डिले ना रहे और लास्ट में इशू ना आए। दैट्स ऑल फॉर दिस असाइनमेंट को लेके जिसको भी डाउट था, आई होप मैं सॉल्व कर पाई हूँ। कोई और कंफ्यूजन सोल्यूशन के रिगार्डिंग बात है, क्वेश्चन को लेके डाउट है, देन यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट एज सून एज पॉसिबल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू एवरीवन।